ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 156 ब्लेज बनाम विश्व सरकार। क्या हो रहा है? मैरी जियोइस के नागरिक अपने निवास से बाहर आ गए। जैसे ही वे अपने घर से बाहर निकले, उन्हें असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ ही सेकंड में उनकी त्वचा झुलसने लगी। इसके अलावा वे उन पर बरस रहे नीले सफेद आग के गोलों से भी चौंक गए। वे सभी भय और दर्द से चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मैरी जियोइस पर हमला करेगा। वे सभी हैरान थे, गार्ड और 5 बुजुर्ग क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आग के गोले जमीन पर गिरते, एक शक्तिशाली तलवार कहीं से आई और उसने जगह को चीर दिया। हवा में एक खाली जगह फट गई और आग के गोले उसमें समा गए। आग के गोले खुले हुए विस्तार में गिर गए और नजरों से ओझल हो गए। फिर भी कुछ आग के गोले ब्लेज के नियंत्रण से बच निकले और अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, बूम, एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। विनाश और आघात तरंग ने अनगिनत विश्व कुलीनों को मार डाला, इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है। ब्लेज के दिमाग में एक सूचना गूंजी। उसने एक उपलब्धि पूरी कर ली। उपलब्धि पूर्ण, एक दिव्य ड्रैगन को मारना या मुक्का मारना। पुरस्कार +2.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। इनाम के साथ उसके गुण अंक 2.5 तक बढ़ गए। चूंकि वो विश्व सरकार का सामना कर रहा था, ब्लेज ने अपने सभी मुफ्त गुण अंकों का उपयोग करने में संकोच नहीं किया और अपने संविधान गुण को 70.4 तक बढ़ा दिया। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 70.4। शैतान फल 70.0। हकी 70.0। मुक्त विशेषता बिंदु 0.0। जैसे ही ब्लेज ने अपना स्टेटस पैनल बंद किया, 5 एल्डर उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरों पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने आखिरकार तुम्हारे पाखंडी चेहरे देख लिए हैं। तुम किस बात पर नाराज हो? चूंकि तुमने मेरे पक्ष के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हें मेरे प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए था। ब्लेज ने मजाक उड़ाया। 5 बुजुर्गों ने बकवास नहीं की, सीधे हमला किया। एक बुजुर्ग ने सोरूक का इस्तेमाल किया, उसके सामने आया और पूरी ताकत से एक लात मारी। ब्लेज ने भविष्य को देखते हुए अपने बाएं हाथ से आसानी से किक को रोक दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वो थोड़ा चौंक गए। एल्डर ने उस पर हमला किया और उसमें से एक पारदर्शी काली चमक उठी, जिसने 100 मीटर के भीतर की हर चीज को ढक लिया, जिसमें अन्य एल्डर भी शामिल थे। ब्लेज को किसी तरह का खिंचाव महसूस हुआ और अगले ही पल वो एक अनजान जगह पर खड़ा हो गया। उसे तुरंत लगा कि एल्डर की शक्ति से उसे कहीं दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया है, एक अंतरिक्ष शक्ति। ब्लेज ने मन ही मन बुदबुदाया और उस बुजुर्ग की ओर देखा जिसने इस शक्ति का इस्तेमाल किया था। वो सुनहरे बालों और दाढ़ी वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। बेशक अगर वो चाहता तो हमले से बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि काली चमक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कुछ किलोमीटर दूर उसके दाहिनी ओर पैंजिया महल दिखाई दिया। ब्लेज ने नीचे खड़े लोगों को देखकर मुस्कुराया। 5 बुजुर्गों के साथ उसने कमांडर इन चीफ कोंग, अनगिनत विश्व सरकार के एजेंट और सिफर पोल को देखा। वास्तव में एक शानदार स्वागत। क्या हम शुरू करें? ब्लेज ने कहा, जबकि नीली सफेद लपटों के समुद्र के साथ एक प्रबल गति फूट पड़ी। हमला करो, कमांडर इन चीफ कोंग ने हाथ हिलाया। जैसे ही उसने आदेश दिया, विश्व सरकार और सिफर पोल के एजेंट चारों तरफ से उस पर टूट पड़े। क्या वे संख्याबल से मेरी ताकत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्लेज ने सोचा और हकी और विशुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ सभी का सामना किया। ब्लेज सतर्क था और ऑब्जर्वेशन हकी के साथ अपने आसपास की निगरानी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विश्व सरकार सरल नहीं है। चूंकि सूरज ढल चुका था, इसलिए उसे अपने हमलों में अपनी ताकत का इस्तेमाल सीमित करना था। वो अपनी ताकत खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। फिर भी एक एक करके उनसे निपटना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उसने सीधे अपने कॉन्करर की हकी का इस्तेमाल किया। लेकिन उनका हकी विश्व सरकार के केवल 1/3 एजेंटों को ही मार गिराने में सफल रहा, क्योंकि उनमें से अधिकांश ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित है। अगले ही क्षण अनगिनत एजेंटों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया, जबकि कोंग, 5 बुजुर्ग और कुछ सिफर पोल एजेंट किनारे से ये सब देख रहे थे। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी भींची, उन पर हकी लगाई और मुक्का मारा। धमाका। उसकी मुट्ठी से हवा का दबाव पैदा हुआ और साथ ही भयानक गर्मी भी पैदा हुई, जिसने उसके आसपास की हर चीज को कुचल दिया और जला दिया। अनगिनत एजेंट हवा में उछाले गए, कुछ सीधे उसकी मुट्ठी से मारे गए, जबकि कुछ जलकर राख हो गए। अंत में केवल कुछ ही बचे। अचानक कहीं से एक CP0 एजेंट उसके सामने आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। खतरे को भांपते हुए और भविष्य को देखते हुए
ब्लेज ने छलांग लगाई और उसके बीच की दूरी को बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि CP0 एजेंट की प्रतिक्रिया उससे कहीं ज्यादा तेज थी, क्योंकि बाद में वो आसानी से उसका पीछा कर रहा था। कोई विकल्प न होने पर ब्लेज ने हकी से अपने पूरे हाथ को ढककर बाद के हमले को रोक दिया। उसी समय उसने अपना मुंह खोला और आग की लपटें छोड़ी, जो भयानक गति के साथ आगे की ओर बढ़ी। इतनी नजदीकी में बचना असंभव है, लेकिन CP0 एजेंट गायब हो गया और उसके पीछे आ गया। इस बार ब्लेज उसके हाथ को अपनी गर्दन पकड़ने से नहीं बचा सका। अचानक एक जबरदस्त ताकत ने उसकी चेतना पर हमला किया। ब्लेज को लगा जैसे उसकी आत्मा पर अनगिनत सुइयों से वार किया गया हो। यह इतना शक्तिशाली था कि वो दर्द से चीख उठा और फिर उसके कॉन्करर की हकी अपने आप फूट पड़ी और एजेंट को दूर तक उड़ा दिया। लेकिन यह छोटी सी अवधि इस युद्ध का परिणाम बदलने के लिए काफी थी। इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे 5 एल्डर्स ने हमला कर दिया। लंबी दाढ़ी वाला एल्डर उस समय ब्लेज के सामने आया जब वो समाधि में था और उसने उसके हृदय में छेद कर दिया। जैसे ही ब्लेज अपनी तंद्रा से बाहर आया, उसने एल्डर के सिर पर जोरदार लात मारी, लेकिन एल्डर ने शांति से उसे टाल दिया और दूसरे एल्डर के पास चला गया। ब्लेज की छाती से खून टपक रहा था, लेकिन घाव ठीक हो गया, वो भी नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से। फिर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पांचों बड़े मूर्ख नहीं है। चूंकि उन्होंने इस तरह के हमले की योजना बनाई थी, तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा, और ब्लेज इतना मूर्ख नहीं था कि वो ये मान ले कि यह हमला उसके दिल को छेदने के लिए किया गया था। अपनी बुद्धि के कारण वे स्वाभाविक रूप से उसकी शक्तियों के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए उसकी गंभीर चोटों को भी ठीक करने की क्षमता थी। यदि वे सब कुछ जानते थे तो उन्होंने ऐसा मूर्खतापूर्ण हमला क्यों किया? ब्लेज को यह नहीं पता कि पांचों बुजुर्ग सबसे ज्यादा हैरान हैं। उन्हें लगा कि ब्लेज अब कमजोर हो गया होगा, लेकिन वो बिना किसी सुस्ती के पूरी तरह ठीक क्यों लग रहा था? वे इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ब्लेज के हृदय को छेद दिया था, बल्कि इसलिए कि जिस एल्डर ने उसके हृदय को छेदा था, उसने ब्लेज के शरीर के अंदर कई समुद्री पत्थरों के टुकड़े प्रत्यारोपित कर दिए थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज अपने शरीर में समुद्री पत्थरों के बावजूद भी पूरी तरह से ठीक दिखाई देगा। दुर्भाग्य से वे ये नहीं जानते कि भले ही सीस्टोन ब्लेज को उसकी शैतानी फल शक्तियों से वंचित कर देगा, लेकिन यह उसे कमजोर नहीं करेगा, क्योंकि शैतानी फल सिस्टम से आया था। आप अभी भी ठीक कैसे हैं? माथे पर जंग चिन्ह वाले बुजुर्ग ने पूछा। वे अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। ब्लेज को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वो अपनी शैतानी फल शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए आखिरी हमला मेरी शैतानी फल क्षमताओं को छीनने और साथ ही मुझे कमजोर करने का था। संभवतः उन्होंने मेरे शरीर के अंदर समुद्री पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े छोड़ दिए थे। ब्लेज ने कहा, अगर आपको लगता है कि सीस्टोन का इस्तेमाल करने से मैं खत्म हो जाऊंगा, तो आप लोग बहुत भोले हैं। यहां आने से पहले उसने इस संभावना के बारे में सोचा था, और वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरी तरह से अपनी शैतानी फल शक्ति पर निर्भर हो। उसे अंतरिक्ष फल की कष्टप्रद शक्ति और अन्य बुजुर्गों की त्रुटिन टीमवर्क से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उसे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि अन्य 4 बुजुर्गों के पास किस तरह की क्षमताएं हैं। अपने हाथों में विजेता की हकी भरकर वो विश्व सरकार के एजेंटों की परवाह किए बिना बड़ों की ओर दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता, एक व्यक्ति ने बीच रास्ते में उसे रोक दिया। मरीन के पूर्व फ्लीट एडमिरल कोंग। कोंग-सान, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? ब्लेज ने शांत स्वर में पूछा। जहां तक मेरा सवाल है, यह अपरिहार्य है और आप ये जानते हैं, कोंग ने जवाब दिया। ऐसा ही हो। ब्लेज का चेहरा ठंडा हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर दिया। कोंग ने ब्लेज के मुक्का का सामना किया, जो कि कॉन्करर के हकी से भरा हुआ था, जिसमें आर्मामेंट हकी के अलावा कुछ भी नहीं था, और वो एक पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। उसकी हकी इतनी परिष्कृत है। अगले ही पल कोंग का शरीर एक विशालकाय गोरिल्ला में बदल गया, जिसके शरीर पर चांदी के बाल थे। अपने विशाल बाएं हाथ को गेंद की तरह मोड़ते हुए उसने ब्लेज पर हमला किया। ब्लेज ने अपने हकी कोटेड दोनों हाथों को पार करके हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमले के पीछे की ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। उसका शरीर विशाल चट्टान से टकराया और जमीन पर गिर गया। क्या राक्षसी शक्ति है! अपने होठों के कोने पर खून पोंछते हुए ब्लेज अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर उसने अपनी काया को 70 अंकों तक नहीं सुधारा होता, तो ये झटका उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता। ब्लेज ने कोंग की शक्ति के बारे में सुना। उसने एक प्राचीन जुआन फल खाया था, बंदर फल मॉडल किंग कांग। अब गंभीर होने का समय आ गया है, ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए कहा। सोरू, उसका रूप गायब हो गया
और अगले ही पल कोंग के सामने प्रकट हो गया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, कॉन्करर के हाकी से युक्त एक घूंसा उसके पेट पर लगा और वो उड़कर दूर चला गया। अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करते हुए, मेरे लिए तुम बस एक और बूढ़े सन की हो, ब्लेज ने उपहास किया, ये जानते हुए कि ब्लेज को अकेले कांग द्वारा नहीं हराया जा सकता। पांचों बुजुर्ग सिफर पोल एजेंटों के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। बस इसी तरह ब्लेज और विश्व सरकार के बीच पीढ़ी की लड़ाई शुरू हो गई। दुर्भाग्य से किसी को भी इस वीरतापूर्ण लड़ाई के बारे में पता नहीं चल पाया, जो एक अकेले व्यक्ति और पूरी विश्व सरकार के बीच थी। अध्याय 157 में वापस आऊंगा। ब्लेज और विश्व सरकार के बीच लड़ाई शुरू हुए 5 घंटे बीत चुके हैं। यह बहुत ही भयंकर और विनाशकारी थी। अगर यह लड़ाई रेड लाइन के अलावा कहीं और होती तो इससे पूरा द्वीप ही नष्ट हो जाता। शशलक, समुराई तलवार वाला एल्डर ब्लेज के सामने चमका और अपनी तलवार को दिल पर मारा। हालांकि ब्लेज ने भविष्य देखा था, लेकिन वो हमले से बचने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके चेहरे पर कई बार मुक्का मारा, जिसमें उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी विजेता की हकी से भरी हुई थी। यद्यपि समुराई तलवारधारी एल्डर ने आर्मामेंट हकी से बचाव किया, लेकिन ब्लेज के घूंसे से एल्डर का चेहरा विकृत हो गया। उसके चेहरे की हड्डियां टूट गई तथा उसके दांत टूट गए। एल्डर को चीथड़े की तरह फेंकते हुए ब्लेज ने कोंग के आने वाले घूंसे का सामना अपने घूंसे से किया, लेकिन हमले के पीछे की शक्ति ने उसे कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। पांचों बुजुर्गों और सेनापति ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि एक बार फिर से इकट्ठा हो गए। वे खून से लथपथ ब्लेज को आश्चर्य से देखते रहे। वो यूं को जितना ही शक्तिशाली है, अगर हमने उसकी शैतानी शक्ति को उससे छीना नहीं होता तो ये और भी अधिक परेशानी भरा होता। माथे पर जंग चिन्ह वाले बुजुर्ग ने कहा, सच है। हालांकि जो बात मुझे हैरान करती है वो है उसकी चोटों से तुरंत ठीक होने की क्षमता। मुझे लगा कि ये उसकी शैतानी फल की क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उसकी काया से आता है। एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग राज्य, वो कैडो से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर हमने उसे बढ़ने दिया होता तो वो हमारे लिए खतरा बन जाता। सौभाग्य से हमने तेजी से काम किया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसकी चोटें बहुत पहले ही ठीक नहीं हो पाई थी। जब एल्डर्स आपस में चर्चा कर रहे थे, कोंग उनसे दूर कहीं खड़ा होकर ब्लेज को देख रहा था। उसने अनगिनत सालों में बहुत सी चीजें देखी और अनुभव की थी, लेकिन उसने ब्लेज जितना भयानक व्यक्ति नहीं देखा था। उसने देखा कि कैसे ब्लेज ने अकेले ही विश्व सरकार के एजेंटों को एक एक करके खत्म किया और आखिरकार उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। युद्ध के मैदान में मौजूद हर एक व्यक्ति उसके हाथों घायल हो गया, यहां तक कि पांचों बुजुर्गों को भी उसके हाथों नुकसान उठाना पड़ा। उसने देखा था कि कैसे ब्लेज की ताकत बढ़ती गई जब उसने उनसे लड़ाई की। उसका सवाल था, अगर दूसरे पक्ष को समर्थन मिल जाए तो क्या होगा? कोंग को परिणाम का अनुमान नहीं था। इससे वो कुछ हद तक परेशान था। इस बीच ब्लेज ने अपने शरीर को देखा, जो उसके अपने खून में भीगा हुआ था। एल्डर के आखिरी हमले ने उसके दिल को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और उसकी बाई आंख को छू लिया, जिसे एल्डर में से एक ने नष्ट कर दिया। हालांकि वो बहुत ताकतवर था, लेकिन आखिरकार वो एक इंसान ही है। योंको जैसी कई शख्सियतों का सामना करते हुए वो अपनी ताकतवर स्थिति को बरकरार नहीं रख सका। इसके अलावा वो अंततः उस तीव्र दर्द को दबा नहीं सका जो उसे अनगिनत चोटों और तलवार के कटों से पूरे शरीर में महसूस हो रहा था। कमजोरी ने उसे घेर लिया और उसे चक्कर आने लगा। होश में रहने के लिए उसे अपनी सारी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी, अपनी हकी को सीमा तक थका देने और बार बार चोटों को ठीक करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को खत्म करने का असर। फिर भी वो अपनी पीठ सीधी करके खड़ा रहा, बिना हर गुजरते मिनट के साथ कम होती जा रही दिल की धड़कन या अपनी गंभीर चोटों की परवाह किए। ब्लेज को लग रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे उससे दूर जा रही है, लेकिन वो खुश था और उसे जोर से हंसने का मन कर रहा था, क्योंकि उसके दिल में अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। समय भले ही कम रहा हो, लेकिन उन्होंने एक टुकड़े वाली दुनिया में जीवन का भरपूर आनंद लिया और अनगिनत शक्तिशाली लोगों से युद्ध भी किया। उन्होंने वो सब हासिल किया जो वे अपनी पिछली उबाऊ जिंदगी में नहीं कर पाए थे। मौत से उसे डर नहीं लगता। उसे बस यही अफसोस है कि वो अपने प्रियजन और जिसकी वो परवाह करता है उसे अलविदा नहीं कह सका। वन पीस की दुनिया में मिले अनगिनत व्यक्तित्व उसकी आंखों के सामने घूम गए, विशेषकर हैनकॉक। वो अंततः किसी से प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस है कि वो उसके साथ समय नहीं बिता सका। सच है, वो आवेगशील और थोड़ा घमंडी है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ लड़ाई अपरिहार्य है। चूंकि उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया था, इसलिए उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर वो आज यहां नहीं आता तो वे और भी ज्यादा क्रूर तरीके अपनाते। वो नहीं चाहता
कि इस प्रक्रिया में वे लोग अपनी जान गंवा दें जिनकी वो परवाह करता है। अंततः सब एक ही बात पर आकर रुकता है, वो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। बहुत दूर ब्लेज को पता नहीं था कि 4 लोग लड़ाई देख रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि रेजिस, रोसिनांटे, एरी और सेया है। एजेंटों से एरी और सेया को सफलतापूर्वक बचाने के बाद वे लड़ाई देखने आए। ब्लेज की दयनीय हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ब्लेज सान, यदि हम न होते तो मरीन सान इस स्थिति में नहीं होते, एरी और सेया ने दुख व्यक्त करते हुए कहा। अपराधी महसूस मत करो, गलती विश्व सरकार की है। उन्होंने ब्लेसान को खत्म करने का फैसला किया है, इसलिए वे उसके खिलाफ कोई भी तरीका अपनाएंगे। रोसिनांटे ने उसे दिलासा दिया और रेगिस से बात की। रेगिस, हमें यहां से चले जाना चाहिए। अगर हम और ज्यादा समय तक यहां रुके तो कोई हमें खोज लेगा। 5 मिनट, रेगिस ने कहा, जबकि रोसिनांटे ने आह भरी। थोड़ा हंसते हुए ब्लेज ने कोंग और 5 बुजुर्गों की ओर देखा। तुम सब वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैं अभी भी जीवित हूं, तुम्हें पता है, ज्यादा समय तक नहीं। आपकी धड़कन मुश्किल से 1 मिनट में एक बार धड़क रही है। आपकी मृत्यु होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बुजुर्गों में से एक ने शांति से कहा। वे वही अनुभव नहीं करना चाहते जो समुराई तलवार चलाने वाले बुजुर्ग के साथ हुआ था। उसे देखो, उसका पूरा चेहरा चकनाचूर हो गया है। ऐसी चोटों से ठीक होने में उसे कम से कम 1 महीना लगेगा। ब्लेज जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति का सामना करना जो मौत के कगार पर है, एक गलत कदम है। चूंकि वो खुद मर रहा है, इसलिए उन्हें अपने हाथों को दागने की कोई जरूरत नहीं है। अफसोस, मैंने सोचा था कि मैं कम से कम तुम में से किसी एक को तो अपने साथ मौत के घाट उतार दूंगा। ब्लेज ने हंसते हुए सोचा, तो मेरे लिए यही है। अपनी आंखें बंद करके ब्लेज ने अपने जीवन के अंतिम क्षण का आनंद लिया। जैसे ही उसने सोचा कि ये अंत है, उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। जब उनके सामने एक पारदर्शी स्क्रीन उभरी जिस पर पाठ की एक पंक्ति थी। सिस्टम अधिसूचना, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बार आपातकालीन प्रोटोकॉल की शुरुआत। कारण, मेजबान की जीवन शक्ति लुप्त होने के कगार पर है। यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन स्थापित किया जा रहा है। निर्देशांक चिन्हित किए गए हैं। 10, 9, 8 में टेलीपोर्टिंग। ब्लेज लगभग हंस पड़े। जब उन्होंने एल्डर्स की ओर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वे सिस्टम स्क्रीन नहीं देख सकते। 5 बुजुर्गों, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। मैं पहले से भी अधिक मजबूत होकर वापस आऊंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये आप सभी का अंत होगा। ये कहते हुए ब्लेज जोर से हंसा। उसके शब्दों ने 5 बुजुर्गों को हैरानी में डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वे अंदर तक चौंक गए। ब्लेज का पूरा शरीर बिना किसी निशान के उस स्थान से गायब हो गया। वो कहाँ है? बुजुर्गों में से एक ने सुनहरे बालों वाली बुजुर्ग महिला से पूछा, जिसके पास अंतरिक्ष शक्ति है। मुझे नहीं मालूम। उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो अपनी अंतरिक्ष शक्ति के बावजूद भी इसका अंदाजा नहीं लगा सका था। क्या किसी ने उसकी मदद की? लेकिन मुझे तो कुछ किलोमीटर के दायरे में कोई नजर नहीं आ रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले से ही मौत के कगार पर है। कोई भी उसे बचा नहीं सकता। वो मरने के लिए अभिशप्त है। चेहरे के बाई और निशान वाले बुजुर्ग ने कहा। सत्य, चल दर। ब्लेसान गायब हो गया? वो मरा नहीं। रेगिस ने मुट्ठी बांधकर कहा। चलो चलते हैं, मैं अब और नहीं रुक सकता। रोसिनांटे बोला। वो लगातार अपने शैतानी फल का इस्तेमाल दूसरों के अवलोकन हकी को देखने से बचने के लिए कर रहा है। वो सिर्फ 15 मिनट और रुक सकता है। अगर वे नहीं गए तो उन्हें खोज लिया जाएगा। ठीक है। अध्याय 158, वेलद्वीप। सरबीच 1। 7 या 8 साल का एक छोटा लड़का एक बड़ा गड्ढा खोदता हुआ देखा जा सकता है। उसने हरे रंग की शर्ट और हरे रंग की शॉर्ट शॉर्ट्स पहन रखी थी। वो कोई और नहीं बल्कि गॉन है, जो फॉक्सबियर को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा है, जिसे काइट ने कल उसे बचाने के लिए मार दिया था। फावड़ा चलाने के बाद उसने मां भालू को गड्ढे में धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका संघर्ष देखकर काइट उसकी मदद के लिए आगे आया। वे दोनों आखिरकार मां भालू को गड्ढे में धकेलने में कामयाब हो गए। फिर गॉन ने गड्ढे को रेत से बंद कर दिया और कब्र के ऊपर लकड़ी से बना क्रॉस का प्रतीक फूलों के गुलदस्ते के साथ लगा दिया। मेरा नाम काइट है, मैं एक शिकारी हूं। काइट ने गोन को अपना परिचय दिया। फिर वे बच्चे को खिलाने के लिए मछली पकड़ने गए, जबकि काइट ने समझाया कि शिकारी क्या होता है। फिर उसने गोन से उसके पिता के बारे में पूछा, जिस पर गोन ने कहा, मैं केवल उसका नाम जानता हूं, गिंगफ्रिक्स। गोन की पीठ की ओर देखते हुए काइट ने उसे वो सच बताया जो मिटो ने उससे छुपाया था। तुम्हारे पिता अभी भी जीवित है और वे मेरे शिक्षक हैं। वे दुनिया के सबसे अच्छे शिकारियों में से एक है। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, गोन की नाक कुछ बार हिली और फिर उसने जोर से कहा, खून की गंध आ रही है। फिर वो उस दिशा में भागा। खून? काइट ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वो फिर भी गोन का पीछा करता रहा। 2 मिनट तक भागने के बाद उन्हें खून से लथपथ एक व्यक्ति मिला जो जमीन पर बेहोश पड़ा था।
ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेज था, जो अपनी चेतना खो बैठा था और सिस्टम द्वारा उसे यहां टेलीपोर्ट किया गया था। चोटों की गंभीरता को देखते हुए काइट का हाथ अपनी कमर के चारों ओर लटकी तलवार की म्यान पर चला गया, लेकिन जब उसे आसपास किसी के होने का आभास नहीं हुआ तो वो निश्चिंत हो गया। कौन किसी व्यक्ति को इस हद तक घायल कर सकता है? वो मुश्किल से जिंदा है। गॉन ने ब्लेज की नब्ज जांची और बोला। एक कुशल शिकारी के रूप में काइट को पता था कि उस व्यक्ति पर लगी चोटें कई स्रोतों से आई है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि इतने गहरे घावों के बावजूद वो अभी भी जीवित है। मुझे उसके शरीर पर नेन का निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अचानक यहां कैसे आ गया? उसकी नब्ज जांचते हुए काइट ने भौहें सिकोड़ी। गॉन, वो सांस नहीं ले रहा है। नहीं, जब मैंने उसे छुआ तो मुझे उसकी धड़कन महसूस हुई। ये मंद और कमजोर थी, लेकिन ये सच है। गॉन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? वो मर रहा है। गॉन की बातों पर भरोसा करते हुए काइट ने फिर से जांच करने के लिए ब्लेज की छाती पर अपना हाथ रखा। 40 सेकंड के बाद उसने वास्तव में दिल की धड़कन महसूस की। अविश्वसनीय, उसका दिल धड़क रहा है, भले ही उसे तलवार से छेद दिया गया हो। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, वो मरने से इनकार करता है। क्या हम उसे अस्पताल ले जा सकते हैं? गोन ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वो इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा। मुझे कुछ प्रयास करने दो, काइट बोला और अपने नेन को उपचारात्मक तत्व के रूप में इस्तेमाल किया ताकि ब्लेज तब तक जीवित रहे जब तक वे उसे अस्पताल नहीं ले जाते। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी काइट को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी आभा को ब्लेज के शरीर में प्रक्षेपित किया, उसका नेन पूरी तरह से दूसरे पक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया। काइट ने रुककर ब्लेज पर नेन डालना जारी रखा, हालांकि वो जो कुछ हो रहा था उससे स्तब्ध था। ब्लेज के सेंजू कंस्टिट्यूशन द्वारा अवशोषित उच्च गुणवत्ता वाली जीवन ऊर्जा ने धीरे धीरे उसके दिल को ठीक करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में ब्लेज का दिल पूरी तरह से ठीक हो गया और सामान्य गति से धड़कने लगा। बहुत बढ़िया, तुमने क्या किया, काइट? उसका दिल फिर से धड़क रहा है। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। क्या अब हम उसे अस्पताल ले जाएं? रुको, उसे होश आ रहा है, काइट ने बताया, जबकि उसका पूरा शरीर हाई अलर्ट पर था। उसकी इंद्रियां उसे बताती है कि वो आदमी बेहद खतरनाक है, भले ही उसके पास नेन भी ना हो। ब्लेज ने अपनी दाहिनी आंख खोली, लेकिन अगले ही पल वो मुंह बनाने लगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और चीरने वाला दर्द एक बार फिर उस पर हमला करने लगा। फिर उसने चारों ओर देखा, लेकिन गोन और काइट के चेहरे को देखकर चौंक गया। मुझे मत बताओ कि सिस्टम ने मुझे हंटर एक्स हंटर की दुनिया में भेज दिया है। अपनी बाई आंख को छूते हुए, जो उसे किसी और चीज से ज्यादा दर्द दे रही थी, ब्लेज उठकर बैठ गया। उसके संघर्ष को महसूस करते हुए गॉन उसके पास आया और पूछा, मिस्टर, क्या आप सब ठीक है? मैं ठीक हूं, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ब्लेज ने अपने शरीर में रहस्यमयी ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए कहा, क्या ये नेन है? इसने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? पतंग ने पूछा। मेरा नाम ब्लेज है, मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या आप जानते हैं कि मैं कहां हूं? ब्लेज ने पूछा, हालांकि उसे इसका उत्तर पता था। स्नेक बीच 1, वेल द्वीप, गोन ने उत्तर दिया। ओह, मुझे आपका नाम नहीं मिला। ब्लेज ने अपनी चोटों की गंभीरता को देखते हुए पूछा। मैं गॉन हूं। वो काइट है। तुम्हारी चोटें गंभीर है, चलो अस्पताल चलते हैं। क्या तुम चल सकते हो? गॉन ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे बस अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, फिर मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। सच? तो मैं जाकर कुछ खाना और तुम्हारे घावों के लिए कुछ पट्टियां ले आऊंगा। ये कहते हुए गोन सामान लाने चला गया। गॉन के जाते ही ब्लेज ने काइट को देखा और पूछा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। क्या ये नेन है? हाँ, पतंग ने अपना उत्तर संक्षिप्त रखा, लेकिन उसने अभी भी अपनी सतर्कता में ढील नहीं दी थी। ये देखकर ब्लेज ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है, मैं काटूंगा नहीं। ब्लेज की ओर से कोई दुर्भावना न देखते हुए काइट थोड़ा ढीला पड़ गया। इस बीच ब्लेज ने अपने विचार सिस्टम में भेजे। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सामने शब्दों की एक पंक्ति के साथ एक स्क्रीन आ गई। आपातकालीन टेलीपोर्टेशन पूर्ण। नोट, चूंकि ये एक बार का आपातकालीन प्रोटोकॉल है, इसलिए अगली बार जब होस्ट की जान खतरे में होगी तो सिस्टम उसकी मदद नहीं करेगा। आप सच में मर जाएंगे। ब्लेज को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सिस्टम स्क्रीन पर एक नया टास्क दिखाई दिया। कार्य, राजा मेरुम को हराना। पुरस्कार, वन पीस की दुनिया में वापसी। ऐसा लगता है कि मैं 4 से 5 साल के लिए यहां फंस गया हूं। खैर, यह हमेशा के लिए है, ब्लेज ने सोचा और अपने स्टेटस पैनल की जांच की। नाम, ब्लेज हंट। व्यवसाय, मरीन। संविधान, 70.4। शैतान फल, 70.0। हकी, 70.0। मुक्त विशेषता बिंदु, 0.0। उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब है
कि वो अपनी हकी और शैतान फल शक्तियों का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी शैतान फल शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अपने शरीर के अंदर से समुद्री पत्थर के निशान हटाने होंगे। अध्याय 159 नैन। ब्लेज और काइट के बीच चुप्पी थी। काइट सख्त और स्थिर दिख रहा था, इसलिए ब्लेज को उससे बात करना मुश्किल लग रहा था। अगर वो कुछ पूछता भी है तो काइट के जवाब बहुत ही बेबाक होते हैं, जो असभ्य लगते हैं। लेकिन ब्लेज जानता था कि काइट ऐसा ही है, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। आपने मुझे बचाने के लिए जिस नेन का इस्तेमाल किया वो अद्भुत है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? ब्लेज ने पूछा। नहीं, केवल शिकारियों को ही नैन सीखने और अभ्यास करने की अनुमति है। काइट ने मना कर दिया। ब्लेज ने हंसते हुए कहा कि उसे पता था कि काइट निश्चित रूप से मना कर देगा। भले ही काइट ने उसे नहीं सिखाया हो, लेकिन वो खुद ही सीख सकता है। जिस नेन का इस्तेमाल उसने उसे ठीक करने के लिए किया था, उसने पहले ही उसके शरीर में जीवन शक्ति को उत्तेजित कर दिया है। उसने कोई भी ऑरा नोड नहीं खोला था, लेकिन वो उन्हें महसूस कर सकता है। बस एक हल्का सा धक्का, वो उनमें से कुछ को खोल सकता है, लेकिन वो जल्दी में नहीं था। उसे पहले ठीक होने की जरूरत है। जब वो वन पीस की दुनिया में था तो उसे ऑरा नोड्स में से कोई भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब वो महसूस कर सकता है। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे जवाब पा सकता है। ब्लेज ने काइट को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा एनीमे में दिखाया गया था। उसके सफेद बाल घुटनों तक पहुंच रहे थे। उसने हल्के नीले रंग की चोटीदार टोपी, लंबी आस्तीन वाली सफेद शर्ट, काली पतलून और भूरे रंग के जूते पहने थे। हालांकि वो पतंग के नैन को अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन वो अपने अवलोकन हकी से इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। ये काफी मजबूत है। जैसे ही ब्लेज उबने लगा, गॉन खाना, पानी और पट्टियां लेकर वापस आ गया। जैसे ही गॉन ने उसके घावों पर पट्टियां बांधने में उसकी मदद की, ब्लेज ने 1 मिनट में ही सारा खाना गटक लिया। ये सुनकर गॉन और काइट अवाक रह गए। खाना खाने के बाद ब्लेज ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि खाने में बहुत कम ऊर्जा होती है। अगर वो ऐसा खाना खाता है तो उसे सभी चोटों को ठीक करने और अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को फिर से पाने के लिए कम से कम 20 दिन लगेंगे। लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 1 या 2 दिन बाद वो अपनी गंभीर चोटों को ठीक कर सकेगा और फिर झील या समुद्र में कुछ जानवरों या बड़ी मछलियों का शिकार कर सकेगा। जब गॉन ने अपनी चोटों का इलाज करवाया तो ब्लेज ने उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद गॉन, जब मैं अपनी चोटों से ठीक हो जाऊंगा तो मैं धन्यवाद के तौर पर तुम्हें भोजन कराऊंगा। सचमुच? अद्भुत। गॉन खुशी से उछल पड़ा। 10 दिन बीत गए। कुछ टूटी हड्डियों और बाई आंख के अलावा ब्लेज की चोटें ज्यादातर ठीक हो गई हैं। कम से कम अब वो इधर उधर घूम सकता है, लेकिन वो अभी भी कमजोर है, क्योंकि उसे घावों को ठीक करने के लिए अपनी सारी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ा। अगले 10 दिनों में वह अपने पूर्ण आकार में वापस आ जाएगा। कल उसने झील से बहुत सारी मछलियां पकड़ी, उन्हें अपने कॉन्करर हकी से मारकर। यह बहुत शर्मनाक है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे भोजन और कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसा करना पड़ा। ब्लेज जंगल में ही रहा, जबकि गॉन दिन के समय यहां रहता था, ताकि घर जाकर सोने के अलावा बच्चे फॉक्सबियर की देखभाल कर सके। जहां तक काइट का प्रश्न है, उसने ये सुनिश्चित करने के बाद वेल द्वीप छोड़ दिया कि ब्लेज, गॉन और अन्य लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। ब्लेज के पास बाहर निकलने से पहले अपनी चोटों के पूरी तरह ठीक होने तक 10 दिन तक प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 20 दिन और बीत गए। सुबह अच्छी तरह स्नान करने के बाद ब्लेज झील से बाहर आया और उसने वेल द्वीप के प्रसिद्ध दर्जी से सिले हुए कपड़े पहने, एक काली शर्ट, ग्रे पैंट और एक सफेद कोट। अपनी शर्ट और पैंट पहनने के बाद ब्लेज ने कोट को अपने कंधों पर केप की तरह लपेट लिया, बिना उन्हें पूरी तरह पहने। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है, दिखावट ही आदमी को बनाती है। कपड़े पहनने के बाद वो 6-8 की ऊंचाई के साथ सुंदर दिखने लगा और उसने अपने काले बालों को भी सामान्य लंबाई में कटा लिया। हंटर एक्स हंटर की दुनिया में आए हुए उसे 1 महीना हो गया है। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है, जिसमें उसकी बाई आंख भी शामिल है, जबकि उसने अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को भी फिर से पा लिया है। आज वो अपनी सभी आभा नोड्स को खोलने की योजना बना रहा है, ताकि वो नेन का अभ्यास कर सके। 1 महीने के दौरान वो खाली नहीं बैठा। उसने अपने शरीर में जीवन शक्ति और आभा नोड्स को महसूस करने के लिए प्रतिदिन ध्यान किया। ये इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत और जीवन ऊर्जा से भरपूर है। झील से पकड़ी गई कुछ मछलियां बालक फॉक्सबियर को खिलाते हुए ब्लेज जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। चूंकि काइट के नैन ने उसके शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय कर दिया था, ब्लेज ने जीवन ऊर्जा का उपयोग करके कुछ आभा नोड्स को खोल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर में मौजूद जीवन ऊर्जा एक खुले बांध की तरह बन निकली, जिससे वो चौंक गया। बिना समय बर्बाद किए उसने उन्हें अन्य आभा नोड्स की दिशा में निर्देशित किया। 5 मिनट में उसके शरीर में सभी आभा नोड्स पूरी तरह से खुल गए। जब ब्लेज ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके शरीर से जलवाष्प जैसी जीवन ऊर्जा रिस रही है, लेकिन उसे आश्चर्य यह हुआ कि उसके शरीर से बहने वाली आभा कुछ ज्यादा ही थी। ये उससे पूरी तरह भिन्न है जो गोन और किलुआ के साथ हुआ था जब विंग ने उनके आभा नोड्स खोले थे।
ब्लेज ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली, नेन को अपने शरीर के माध्यम से और उसके चारों ओर बहने के लिए निर्देशित किया ताकि वे उसके शरीर से बाहर न निकल सके। चूंकि नेन पर नियंत्रण हकी के समान है, इसलिए उसने इसे जल्दी से सीख लिया। वास्तव में ब्लेज को लगता है कि नेन को नियंत्रित करना हकी की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। फिर उसने नेन की सभी बुनियादी अवधारणाओं, या कह सकते हैं कि आभा प्रवाह के बुनियादी हेरफेर को आजमाना शुरू कर दिया। पहले 10 ब्लेज ने पहले ही सीख लिया है कि अपनी आभा को अपने शरीर से बाहर जाने से कैसे रोका जाए। 10 का मतलब है आवरण या कफन। उसने इसे इसलिए ढक लिया क्योंकि उसकी आभा पहले से ही शरीर से दूर होने के बजाय उसके अंदर और चारों ओर बह रही थी। इसने उसके चारों ओर एक ऐसा आवरण बना दिया जो एक चिपचिपे तरल पदार्थ में खड़े होने जैसा महसूस होता है। टेन भावनात्मक नेन हमलों जैसे रक्त पिपासा और कुछ सीमित शारीरिक हमलों के खिलाफ सबसे बुनियादी बचाव है। इसके अलावा 10 युवा शक्ति को बनाए रखता है और उम्र बढ़ने को कम करता है क्योंकि शरीर को शक्ति देने वाली ऊर्जा का रिसाव नहीं होता। अगला ज़ेत्सु, अध्याय 160 उन्नत नेन तकनीकें। अगला ज़ेत्सु, अपने शरीर से आभा के प्रवाह को रोकना, अपने सभी आभा नोड्स को बंद करना। ऐसा करने से आभा का सारा बहिर्वाह रुक जाएगा, जिससे किसी की उपस्थिति को महसूस करना बहुत मुश्किल या असंभव हो जाएगा। अपनी आंखें बंद करके ब्लेज ने बस कल्पना की और उसका शरीर ज़ेत्सु मोड में चला गया। उसे यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। ब्लेज को भी यह आश्चर्यजनक लगा। क्या यह मेरे सेंजू संविधान की वजह से है? चलिए इसका पता लगाते हैं। फिर उन्होंने अगली अवधारणा रेन को आजमाया। यह अवधारणा अधिक मात्रा में आभा को बुलाने तथा उसे विस्फोटक तरीके से बाहर की ओर प्रक्षेपित करने पर केंद्रित है। साथ ही रेन में भावनाएं भी भरी जा सकती है। उदाहरण के लिए रक्त पिपासुता। दुर्भावनापूर्ण रेन का लंबे समय तक उत्सर्जन उन लोगों में बेकाबू आतंक पैदा कर सकता है जो नेन का उपयोग नहीं कर सकते। पक्षाघात या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। रेन कुछ और नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है और इसका इस्तेमाल अन्य नैन उपयोगकर्ताओं को डराने के लिए किया जा सकता है। एक तरह से रेन का इस्तेमाल कॉन्करर के हकी से काफी मिलता जुलता है। अपने शरीर में नेन को महसूस करते हुए ब्लेज ने बुदबुदाया, रेन। अगले ही पल उसके शरीर से ज्वालामुखी विस्फोट की तरह आभा फूट पड़ी। ब्लेज ने अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए उसके पैरों ने जमीन को चीर दिया और फैलते हुए नैन ने 100 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। सौभाग्य से छोटा लोमड़ी भालू मछली खाने के बाद खेलने के लिए जंगल में चला गया, अन्यथा वो अकेले उसकी आभा से मारा गया होता। ऐसा लगता है कि मेरी नेन बहुत मजबूत है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मेरी काया अलग और मजबूत है। ब्लेज ने बर्बाद हो चुके आसपास को देखते हुए सोचा, अब आइए जाने कि मेरा आभा प्रकार क्या है। ब्लेज ने पहले से तैयार गिलास को पानी से भर दिया और उस पर तैरने के लिए एक पत्ता रख दिया। उसके बाद उसने गिलास के चारों ओर अपने हाथ रखे और रेन किया। इस बार उसने अपने नेन को रोक लिया। फिर भी जैसे ही उसने अपनी आभा प्रक्षेपित की, पानी की मात्रा 1 सेकंड के अंश में बढ़ गई और अगले ही पल गिलास टुकड़ों में बिखर गया। फक, ब्लेज ने लगभग शाप दिया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नेन को सीमित करने के बाद भी कांच फट जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, मैं एक एनहांसर हूं। आइए उन्नत नेन अवधारणाओं को आजमाएं। सबसे पहले ग्यो नेन का एक उन्नत अनुप्रयोग, जिसमें आभा को शरीर के किसी विशिष्ट भाग में केंद्रित किया जाता है, जैसे हाथ, पैर, आंखें आदि। ब्लेज ने सबसे पहले अपनी आभा को अपनी आंखों पर केंद्रित किया। फिर उसने इसे अपने हाथों और पैरों पर आजमाया। वो बिना किसी परेशानी के तुरंत ही उन पर केंद्रित होने में सक्षम था, क्योंकि ये हकी के समान है। इसके अलावा वो अपने विचार से जिस आभा पर ध्यान केंद्रित करता था, उसकी मात्रा को बढ़ा या घटा सकता था, जैसा कि वो अपने हकी के साथ करता था। ये एक और उन्नत अनुप्रयोग को है जो आभा को शरीर के एक विशेष भाग में केंद्रित करता है। अगला है केन, जो किसी भी दिशा से होने वाले हमलों से बचने के लिए एक शुद्ध रक्षात्मक तकनीक है। बुनियादी टेन और रेन तकनीकों का एक उन्नत संस्करण। केन के दौरान उपयोगकर्ता के शरीर के चारों ओर आभा की मात्रा टेन के दौरान की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होती है। केन आर्मामेंट हकी जैसा है। पूरे शरीर पर लेप लगाने से हकी जल्दी खत्म हो जाएगी। केन के साथ भी ऐसा ही है। अगला रयु। रयु का अर्थ है परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार अपनी आभा को पुनः वितरित करना। उदाहरण के लिए अपनी 70% आभा को एक मुट्ठी में केंद्रित करना और बाकी का उपयोग बचाव के लिए करना। दूसरों के लिए ये एक उन्नत अवधारणा हो सकती है या इसमें महारत हासिल करना कठिन हो सकता है, लेकिन ब्लेज के लिए ये अन्य अवधारणाओं के समान ही है। वो इसे एक विचार के साथ निष्पादित कर सकता है। ब्लेज ने सोचा, ये अवधारणाएं मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान है। अगर दूसरे लोग उसके विचार सुनेंगे तो वे शायद उसकी पिटाई करेंगे, क्योंकि दूसरों को इन अवधारणाओं में महारत हासिल करने के लिए अनगिनत महीनों या सालों तक प्रशिक्षण लेना पड़ा था।
नैन एडवांस्ड अवधारणाओं में अंतिम अवधारणा एन है, जो टेन और रेन का संयुक्त अनुप्रयोग है। रेन को सामान्य से अधिक आगे बढ़ाना, फिर आभा को समाहित करने और उसे आकार देने के लिए एक ही समय में टेन का उपयोग करना। आमतौर पर एन का आकार गोलाकार होता है। एन का उपयोग करके आभा द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में किसी भी चीज के आकार और गति को महसूस किया जा सकता है। जो लोग एन में पारंगत होते हैं वे आमतौर पर इसे 50 मीटर की परिधि तक फैलाने में सक्षम होते हैं। अपवाद है जेनो ज़ोल्डेक, जो अपने एन को 300 मीटर की परिधि तक फैला सकते हैं। एक और उदाहरण नेफरपिटो का है, जिसका एन अनियमित आकार का है और ये 2 किलोमीटर तक एक तार की तरह फैल सकता है। लेकिन ये तकनीक बेहद थका देने वाली है और इससे व्यक्ति का नेन तेजी से खत्म होता है। ब्लेज के लिए उनका एन 400 फीट मीटर तक फैला हुआ था। यहां तक कि वे परिणाम से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ये उनकी पूरी ताकत नहीं है, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि मैं यहां अपना समय आनंद पूर्वक बिताऊंगा। ब्लेज ने थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसे पता था कि उसे अपने नेन को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे ही ब्लेज ने नैन अवधारणा का परीक्षण पूरा किया, उसके अवलोकन हकी ने महसूस किया कि गोंद की आभा उसकी ओर आ रही है। 1 मिनट बाद गोंद की आकृति नजर आई। उसकी शुद्ध और मासूम आंखें चमक रही थी, जबकि वो जीवंत और ऊर्जावान दिख रहा था। ब्लेज, क्या हम शुरू करें? गॉन ने उसके सामने आकर पूछा। ब्लेज ने उसकी उत्सुक आंखों को देखते हुए हंसते हुए कहा, काइट के जाने और अपने पिता गिंग के बारे में सच्चाई जानने के बाद गॉन एक शिकारी बनने का फैसला करता है। तभी ब्लेज ने उसे कुछ मार्शल तकनीक सीखने का सुझाव दिया। इसलिए पिछले कुछ दिनों से वो गोन को रोकुशिकी मार्शल तकनीकें, सोरू और कामिए सिखा रहे हैं। चूंकि गोन स्वाभाविक रूप से फुर्तीला है और उसकी मांसपेशियां लचीली है, इसलिए ये 2 तकनीकें उसके लिए सबसे उपयुक्त है। बाकी सबसे बढ़कर उसके पास जो क्षमता है वो बेहद अद्भुत है। वो मात्र 10 दिनों में सोरू और कामिए की मूल बातें सीखने में सक्षम हो गया। चलो शुरू करते हैं। ब्लेज ने गोन को शुरू करने का इशारा किया। गहरी सांस लेते हुए गोन ने बुदबुदाया, सोरू। एक पल के लिए उसका रूप गायब हो गया, लेकिन चूंकि वो इसमें पारंगत नहीं था, इसलिए अगले ही पल उसका शरीर उजागर हो गया। उन्होंने 1 मिनट तक सोरूज का प्रयोग किया, फिर रुक गए, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल के हैं और उनकी सहन शक्ति सीमित है। ब्लेज ने टिप्पणी की, अच्छा, आपने मूल बातें समझ ली, लेकिन आगे और अभ्यास की आवश्यकता है। जहां तक कामी की बात है, यह हर व्यक्ति के लचीलेपन और हरकतों के आधार पर अलग अलग होता है। इसलिए ब्लेज ने उसे सिर्फ ये आइडिया सिखाया और गॉन को खुद अभ्यास करने दिया। ठीक है गॉन, मैं कल वेल द्वीप छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अन्य काम भी करने हैं, ब्लेज ने कहा। तुम जा रहे हो? तुम कब वापस आओगे? गॉन निराश दिख रहा था। चिंता मत करो, मैं कुछ महीनों में वापस आऊंगा, ब्लेज ने दिलासा दिया। उसे हंटर दुनिया के दूसरे क्षेत्र का पता लगाने के लिए वेल द्वीप छोड़ना पड़ा और साथ ही उसे अपने नैन कौशल को तेज करने के लिए योग्य विरोधियों की भी आवश्यकता थी।